नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, तो अभी से तैयारी में दोस्तों जुट जाइए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और मेरी क्लास करते रहिए। देखिएगा दोस्तों आपका यूं सीटेट निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सभी बच्चे एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों आज का। शिक्षा एवं मनोविज्ञान की बात करते हैं दोस्तों, सीटेट की बात हो रही है दोस्तों। आइए शिक्षा एवं मनोविज्ञान की बात करते हैं। तो दोस्तों ये आपके वीडियो का बैच स्टार्ट हो चुका है स्टडी 91 में। जो बच्चे वीडियो का बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एजुकेशन क्या है? शिक्षा। दोस्तों शिक्षा और मनोविज्ञान का दोस्तों सीडीपी में, बाल मनोविज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमेशा इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब बात की जाए एजुकेशन की दोस्तों, शिक्षा की, तो दोस्तों शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सत्कृत विकास से। दोस्तों शिक्षा का अर्थ होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो शिक्षा होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक का सर्वांगीण एवं सर्वकुश विकास हो, उसका सब कुछ विकास हो। दोस्तों शिक्षा का मतलब ही है कि बालक के सर्वांगीण विकास, यानी दोस्तों बालक के शिक्षा के माध्यम से बालक का सामाजिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो, हर तरह से उसका विकास हो। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है दोस्तों जिससे कि हर एक समस्या का समाधान का ताला खोला जा सकता है। तो दोस्तों शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि बिना शिक्षा के एक मनुष्य किसके समान होता है? पशु के समान होता है दोस्तों। इसलिए जीवन में शिक्षा, एजुकेशन बहुत ही अनिवार्य है। आइए जानते हैं दोस्तों शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा के अर्थ की बात की जाए तो आंग्ल भाषा में दोस्तों एजुकेशन, जो लिटिल आंग्ल भाषा एजुकेशन शब्द से बना है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है एजुकेटम। क्या होता है? एजुकेटम होता है दोस्तों। जैसे ई का अर्थ होता है अंदर और डूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे बढ़ना। एजुकेशन का अर्थ क्या होता है? अंदर से आगे बढ़ने के लिए जो हमें प्रेरित करती है वो क्या होती है? शिक्षा होती है दोस्तों। यानी बालक की आंतरिक जन्मजात शक्तियों को विकसित करना ही शिक्षा का क्या होता है? मेन मकसद होता है दोस्तों। और संस्कृत भाषा में यह क्या होता है? सिच धातु और अप्रत्यय से मिलकर बना है। सिच धातु प्लस अप्रत्यय से मिलकर बनना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। सीखने और सिखाने की क्रिया दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखने या सिखाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों शिक्षा या सीखिए या सिखाइए। तो जितना शिक्षा एक ऐसा धन है, जितना इसको आप खर्च करेंगे उतना ही ये क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों शिक्षा हमारी ऐसी संपत्ति है, इसे हम जितना अगर आप बचाएंगे तो ये क्या होगी? घट जाएगी दोस्तों। आप सोचिए कि इसको बचा लें, इसको हम किसी को दें तो सोचिए ये घटती चली जाएगा। अब जैसे दोस्तों आप अगर कोई सूत्र है मैथ का और टेबल है, अगर देखिए आप रिवाइज न करिए, कभी पढ़िए ना, आपको याद है, फिर कुछ दिन बाद आप पढ़ना छोड़ दीजिए, देखिए आप भूल जाएंगे। और वही चीज दोस्तों आप टेबल है, सूत्र है, आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैथ याद करा रहे हैं, तो देखिए वो चीजें आपको हमेशा याद रहेंगे दोस्तों। आप यानी कि निरंतर पढ़ते जाएंगे और लोगों को बताते जाएंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, बैठी रहेंगी। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा का दार्शनिक अर्थ दोस्तों। अगर शिक्षा का दार्शनिक अर्थ की बात करें तो कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थॉट्स दी, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ये जानते हैं। सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य की दृष्टि से सा विद्या या विमुक्ति, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। शिक्षा वह होती है जो बालक को, व्यक्तियों को क्या करवाती है? मुक्ति दिलाती है दोस्तों। वही क्या है? शिक्षा है। किससे मुक्ति? अंधकार से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, इससे मुक्ति, अनैतिकता से मुक्ति जो हमें दिलाए, वही क्या होती है? वही शिक्षा होती है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को ही अभिव्यक्त करना क्या है? शिक्षा कहलाया दोस्तों, ठीक है। और हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से हम जो बाह्य जगत है दोस्तों, उसके अंदर क्या कर सकते हैं? अंतर्निहित बना सकते हैं, अंतर्निहित करके संबंध बना सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी इन्वायरमेंट में, वातावरण में अपने आप को ढाल सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है दोस्तों, एजुकेशन हमारे पास नहीं है, तो हम किसी भी जगह दोस्तों वातावरण में ढल नहीं सकते, बड़ी हमें कठिनाइयाँ होगी। जैसे बाय द वे अगर आप दोस्तों आउट ऑफ कंट्री कहीं जाते हैं, तो अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो वहाँ की भाषा, वहाँ के रहन सहन को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी। वो चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त योग्यताओं का विकास है। जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा उन व्यक्तियों की उन समस्त योग्यताओं का विकास है जो अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। दोस्तों ये होती है आपकी शिक्षा। सुकरात के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होते हैं। सुकरात ने कहा कि हमारे मस्तिष्क में कई ऐसे विचार होते हैं, कई थॉट्स होते हैं जो कि विलुप्त होते हैं, और शिक्षा का कार्य वही होता है कि उन विचारों को आगे ले आना, उन विचारों को सामने प्रस्तुत करना ही शिक्षा का मकसद होता है। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। क्या बात है दोस्तों, बहुत सही बात कही आपके अरस्तु जी ने। अरस्तु का मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ ही नहीं है दोस्तों तो आपका मस्तिष्क कैसे स्वस्थ रह पाएगा। दोस्तों आप सोचिए कि एक दिन आपको अगर कभी बुखार हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, या कहीं किसी उंगली में चोट भी लग जाए दोस्तों, थोड़ी सी चोट भी लग जाए, तो सोचिए कि आपको उस दिन आपकी अगर फेवरेट डिश बनाई जाए फिर भी वो भी आपको खाने में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपका शरीर कैसे कष्टदायक में, कष्ट में है। तो जब शरीर कष्ट में है दोस्तों तो दिमाग कैसे सुखमय हो सकता है? दिमाग किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जब अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ है। तो वही कहा आपके अरस्तु ने कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किया जाता है। बहुत सही बात कही दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आइए जानते हैं, नेक्स्ट चलते हैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिक अर्थ। तो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक अर्थ की बात की जाए दोस्तों तो जर्मन शिक्षा शास्त्री पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार, किसके अनुसार? पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समस्त और प्रगतिशील विकास है। यानी शिक्षा जन्मजात शक्ति ऐसी जन्मजात शक्ति है जिससे कि बालक की प्रगतिशीलता बढ़ती जाती है, उसका विकास निरंतर होता रहता है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। अगर उसको शिक्षा रूपी दोस्तों अगर उसे ज्ञान प्राप्त हो गया और दोस्तों वो शिक्षा रूपी उसको अगर दोस्तों कहते हैं ना औषधि मिल गई, शिक्षा रूपी अगर उसे औषधि मिल गई तो दोस्तों वो कभी भी रुकने वाला नहीं है, निरंतर उसका विकास होता चला जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों पेस्ट्रोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। दोस्तों हर बालक के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर एक सुपर नेचुरल पावर होती है। दोस्तों हर बालक के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसे कि वो शिक्षा के माध्यम से ही बाहर ले आता है। दोस्तों हर व्यक्ति किसी न किसी में मास्टरमाइंड होता है, जीनियस होता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। बस उसे पहचानना है कि यार मैं इस क्षेत्र में मास्टर हूं, मैं यार इस क्षेत्र में जीनियस हूं। जिस दिन वो उस कला को अपने पहचान लिया दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से पहचान लिया, वो दुनिया से अलग हो जाता है, वो दुनिया से आगे निकल जाता है। तो वो चीज होती है हर व्यक्ति के अंदर दोस्तों, वो पावर होती है, हर व्यक्ति के अंदर वो पावर्स होती है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही वो आप पहचान सकते हैं कि यार मैं खेलने में, अगर सचिन तेंदुलकर दोस्तों बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो दोस्तों उनका पढ़ाई भी दोस्तों बहुत विशेष योगदान नहीं था, पर उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुझे क्रिकेटर बनना है, वो क्रिकेटर बने। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे मिसाइल मैन बनना है, तो उन्होंने दोस्तों उसी में सफलता हासिल की। सफीन हसन दोस्तों मात्र 21 साल की बहुत ही कम उम्र में वो आईपीएस अधिकारी बने थे। तो क्या आप जानते हैं कि उन्होंने की बस 1 साल की तैयारी थी? नहीं, बचपन से ही सफीन हसन ने दोस्तों तैयारी करना प्रारंभ कर दिया था, तब जाके वो 21 साल में दोस्तों आईपीएस अधिकारी बने थे। तो वो चीज 21 साल की तपस्या थी दोस्तों उनकी वो। तो ये चीज है, तो ये उन्होंने बात, फ्रोबेल की बात बिल्कुल सही थी दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं जो कि आ चुकी हैं आपके लिए दोस्तों, आप सभी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों शिक्षा का समाजशास्त्रीय अर्थ। शिक्षा का समाजशास्त्रीय अर्थ की बात की जाए तो समाजशास्त्रियों के मतानुसार शिक्षा की निम्न परिभाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
शिक्षा क्या होती है? शिक्षा किसी ने बताया कि द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा किसी ने बताया क्या है? द्विध्रुवी प्रक्रिया है। तो कोई महानुभाव आया कहे नहीं द्वि नहीं है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। और एक महानुभाव की शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा? शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है आपकी शिक्षा, जन्म से मृत्यु तक। और किसी ने कहा यह गतिशील प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है। क्या कहा इन्होंने? यह निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। और यह किसी ने कहा यह सदस्य समायोजन प्रक्रिया है। किसी ने क्या कहा? यह सदस्य समायोजन प्रक्रिया है, यह भी चलती रहती। तो ये चीज है दोस्तों, कई यानी कि शिक्षा के बारे में कई समाजशास्त्रियों ने अपने अलग अलग थॉट प्रस्तुत किए, अलग अलग विचार प्रस्तुत किए, उसको जानते हैं। आइए, किसी ने कहा कि शिक्षा क्या है? द्विध्रुवी प्रक्रिया है। किसी ने क्या कहा? जो शिक्षा होती है वो क्या होती है? द्विध्रुवी प्रक्रिया होती है। यानी एडम्स के अनुसार, किसके अनुसार? एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें एक ध्रुव पर सीखने वाला अर्थात शिक्षार्थी रहता है और तथा दूसरे ध्रुव पर सिखाने वाला यानी कि शिक्षक होता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि शिक्षा में एक होता है सीखने वाला और एक होता है सिखाने वाला। तो दोस्तों जो सीखने वाला होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट। क्या होता है दोस्तों? स्टूडेंट होता है, हमारा शिक्षार्थी होता है, और दूसरा होता है हमारा शिक्षक यानी कि टीचर। बिना इनके दोस्तों शिक्षा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। यह प्रदान करता है और यह दोस्तों ग्रहण करता है। तो बिना इनके दोस्तों शिक्षा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, और शिक्षा में इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। पर किसी एक मनोवैज्ञानिक कहा नहीं जेम्स जी, एडम्स जी, आप गलत कह रहे हैं। आपने तो कहा कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा में शिक्षार्थी और टीचर का होना, शिक्षक का होना बहुत अनिवार्य है। पर मैं कहता हूं नहीं, एक और चीज का होना बहुत अनिवार्य है। आप बताइए, गेस करिए किस चीज का होना बहुत अनिवार्य है। और उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, यानी जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया माना। उसके अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में दो ध्रुव होते हैं जिन्हें निम्नवत दर्शाया। जॉन डीवी ने भी यही कहा कि शिक्षा में दो ध्रुव होते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं, यह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। जॉन डीवी ने भी द्विध्रुवी माना। उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक होती है। ठीक है, चलिए भाई, इन्होंने ये मान लिया। नेक्स्ट है, तब आए दोस्तों रायबर्न। आपके रायबर्न ने कहा कि आप दोनों तो कह रहे हैं भाई शिक्षा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होती है। किसी ने कहा कि शिक्षा, एडम्स ने कहा शिक्षा जो होती है वो क्या कहते हैं, द्विध्रुवी प्रक्रिया होती है, जिसमें कि एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है, एक अध्यापक होता है और एक स्टूडेंट होता है। पर मैं नहीं ऐसा मानता। मैं कहता हूं कि शिक्षा त्रिध्रुवी होती है। क्या होती है? त्रिध्रुवी होती है शिक्षा। किसने कहा? आपके रायबर्न ने कहा। किसने कहा? रायबर्न ने कहा कि शिक्षा त्रिध्रुवी माना, जिन्होंने दर्शाया कि बिना शिक्षा, शिक्षक के, पाठचर्या के और शिक्षार्थी के, पाठचर्या यानी कि आपके सिलेबस के, बिना सिलेबस के, बिना स्टूडेंट के और बिना टीचर के, बिना इन तीनों के दोस्तों आपकी शिक्षा नहीं हो सकती। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कि शिक्षा में इन तीनों महारथियों का भी होना बहुत ही आवश्यक है। यानी कि आपके पाठ्यक्रम का, आपके सिलेबस का होना बहुत आवश्यक है, शिक्षक का होना बहुत आवश्यक है और विद्यार्थी का होना बहुत आवश्यक है। आखिर शिक्षक पढ़ाएगा क्या? जो आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, वही तो पढ़ाएगा एक शिक्षक। और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पाठ्यक्रम बालक के एज के अनुसार, बालक के रुचि के अनुसार, बालक के योग्यता के अनुसार होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है। तो रायबर्न ने माना कि शिक्षा क्या है? शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। और एक महान आत्मा थे, उन्होंने क्या माना? आइए जानते हैं और लोगों ने क्या कहा। और लोगों ने कहा कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, कुछ लोगों ने शिक्षा का संकुचित अर्थ बताया है। आइए जानते हैं उसके बारे में। शिक्षा के संकुचित अर्थ से अभिप्राय है कि विद्यालय शिक्षा से है, यानी दूसरे शब्दों में किसी भी निश्चित समय तथा किसी निश्चित जगह पे सुनियोजित ढंग से प्रदान की जाने वाली सामाजिक प्रक्रिया ही क्या है? सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया ही शिक्षा है। इन्होंने कहा कि किसी भी एक संकुचित अर्थ इन्होंने बताया शिक्षा का कि विद्यालय शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी निश्चित समय पर, किसी निश्चित जगह पे, यानी किसी निश्चित स्थान पे सुनियोजित ढंग से दी जाने वाली शिक्षा ही क्या कहलाई? इनकी यानी कि विद्यालय शिक्षा कहलाई। यानी विद्यालय शिक्षा का परिभाषा इन्होंने बताया। तो हम किसी भी निश्चित समय पर, किसी निश्चित स्थान पर जब बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, वही क्या कहलाती है? विद्यालय शिक्षा
कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मैकेंजी ने इसके अनुसार क्या कहा। मैकेंजी ने कहा कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्ण किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। यानी कोई भी दोस्तों हम प्रयास करते हैं, उसको सीखने का प्रयास करते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, वही क्या है, वही शिक्षा है। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट है, ये दोस्तों आपकी यूपी टेट की पुस्तक है जो कि आ चुकी है, और आपका यूपी टेट पे दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शिक्षा का व्यापक अर्थ। अभी तक हमने संकुचित अर्थ पढ़ा, अब शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात की जाए तो व्यापक अर्थ की बात की जाए तो मैकेंजी के अनुसार, मैकेंजी ने क्या कहा कि व्यापक दृष्टि से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मृत्यु तक हमें पता चलता है कि अरे भाई, सुख में सब साथी दुख में न कोई, तो वही चीज है दोस्तों। तो यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। दोस्तों जीवन में जो हम प्रत्येक अनुभव लेते हैं, कभी समाज से लेते हैं, कभी विद्यालय से लेते हैं, कभी आस पड़ोस से लेते हैं, तो दोस्तों सभी से लेते हैं, कभी पुस्तक से लेते हैं, तो वो अनुभव ही हमारा क्या है दोस्तों, शिक्षा है, और वही हमारा क्या है, विकास होता है। तो हम दोस्तों तो कभी भी समय मिले तो अनुभव लेते चलिए, ज्ञान लेते चलिए और अपना विकास करते चलिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा के कार्य, वर्क ऑफ एजुकेशन। तो इसकी बात की जाए, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षा क्या होती है दोस्तों, एक बहुमुखी प्रक्रिया होती है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी और नैतिक और कुशल बन सके दोस्तों। यानी कि कोई भी असहाय व्यक्ति, शिक्षा का मेन कार्य यही होता है। जो व्यक्ति अपने आप को असहाय समझता है तो दोस्तों उसको दान देने से अच्छा आप उसको शिक्षा दान दीजिए। उसको किसी चीज का दान मत दीजिए, उसको शिक्षा दान दीजिए, क्योंकि शिक्षा दान और गौदान और कन्यादान दोस्तों ये तीनों दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो दोस्तों जब आप शिक्षा दान उसे प्रदान करेंगे तो आप उसको शक्तिशाली बनाएंगे। आपके जॉन डीवी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर शक्तिशाली बनाना है, प्रगतिशील बनाना है, विकासशील बनाना है तो उसको शिक्षा नामक दान प्रदान करें, उसे शिक्षा प्रदान करें, और वो शिक्षा के माध्यम से ही दोस्तों प्रगतिशील हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, और दोस्तों स्वाभिमानी हो सकता है, और वो अपना विकास कर सकता है, अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है दोस्तों। तो वो चीज है दोस्तों, तो किसी को भी शिक्षा प्रदान करिए, ये चीज है। ठीक है, और कुशल बनाना यही शिक्षा का उद्देश्य है। राष्ट्रीय जीवन में राजनीतिक दृष्टिकोण से शिक्षा राष्ट्र निर्माण का साधन है दोस्तों। अगर जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में, जिस देश में शिक्षा को सर्वमान माना जाएगा, शिक्षा को अग्रसर माना जाएगा, तो सोचिए उस देश का विकास नहीं होगा, उस राज्य का विकास नहीं होगा, वो बहुत जरूर होगा, बहुत होगा। तो निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है, शिक्षा में के माध्यम से आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागे, आदर्श व श्रेष्ठ नागरिक बने और राष्ट्र के निर्माण करें। तो दोस्तों शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर क्या हो, राष्ट्रीयता की भावना जागे, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जागे, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, राष्ट्रीय पशु का सम्मान, राष्ट्रीय पक्षियों का सम्मान। तो दोस्तों राष्ट्रीय जीवों का सम्मान जब आप करेंगे तो राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्मारकों को दोस्तों संरक्षण प्रदान करें। तो किस प्रकार से, तो यानी ये आपको जब कैसे होगा, शिक्षा के माध्यम से आप जानेंगे कि अरे यार ये राष्ट्रीय हमारा पक्षी है, ये राष्ट्रीय हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, ये राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। तो किसके माध्यम से जानेंगे, शिक्षा के माध्यम से जानेंगे, और दोस्तों अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आप एक कुशल नागरिक के रूप में बनेंगे, आदर्श और श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे, तभी आपके राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का विकास होगा, और राष्ट्र आपका विकासशील की ओर अग्रसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है सामाजिक जीवन में सामाजिकता के दृष्टिकोण से शिक्षा का कार्य व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों का विकास करना है, साथ ही व्यक्ति के समाज के अनुरूप अनुकूलन योग्य बनना भी है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा के माध्यम से: सामाजिक अनुकूलन, सामाजिक कुशलता, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक गुणों का विकास और संस्कृति व सभ्यता का विकास। दोस्तों शिक्षा के माध्यम से हम समाज में अपने आप को अनुकूलित कर सकते हैं, अनुकूलित इन द सेंस समाज में अपने आप को ढाल सकते हैं।
जिस प्रकार से समाज है दोस्तों, उस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। दोस्तों शिक्षा के माध्यम से हम कुशल बन सकते हैं, एक समाज में कुशल नागरिक के रूप में दिख सकते हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही दोस्तों हम अपने भावनाओं का विकास कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं वैसा कार्य हम कर सकते हैं। जैसी हमारी भावना है कि हाँ हमारा देश साफ सुथरा हो, स्वच्छ अभियान हो, स्वच्छ हो, तो ये चीजें दोस्तों हम स्पष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक गुणों का, जो हमारे अंदर गुण है उनका भी हम विकास कर सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा से। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उनका भी हम विकास कर सकते हैं। कैसे? शिक्षा के माध्यम से। अपनी संस्कृति को हम बचा सकते हैं, अपनी सभ्यता का हम विकास कर सकते हैं। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। नेक्स्ट है दोस्तों मानव जीवन में दादा राधाकृष्णन ने शिक्षा का मानवीय होना आवश्यक माना है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता आप किससे आएगी? शिक्षा के द्वारा आएगी। मानवीय जरूरतों की आपूर्ति कैसे पूर्ति होगी? शिक्षा से के द्वारा पूर्ति होगी। मानवीय मूल्यों का विकास कैसे होगा? शिक्षा के द्वारा होगा। जीवन की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के। और व्यवसायिक योग्यता, बिजनेस की एबिलिटी जो योग्यता होती है, व्यवसायिक योग्यता भी आपके शिक्षा के माध्यम से ही आएगी और आप व्यवसाय में अच्छा कार्य कर सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपके राधा कृष्णन जी की थॉट थी। ये दोस्तों आपके इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, शिक्षा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात की जाए दोस्तों, तो शिक्षा के अन्य महत्व तत्व पहले आएगा प्रगतिशील विकास। दोस्तों अगर जिसके पास शिक्षा है तो उसका निरंतर विकास होता रहता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों अगर आपके पास शिक्षा रूपी दोस्तों अगर गुण है, आपके पास अनुभव है, तो उस शिक्षा से अनुभव प्राप्त करके आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, दोस्तों कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। आपकी प्रगति होती रहेगी। जन्मजात शक्तियों का विकास, आपकी जन्मजात शिक्षा के माध्यम से आपकी जन्मजात शक्तियों का विकास होता रहता है। और शारीरिक शक्तियों का विकास दोस्तों, अगर आपके पास शिक्षा है, किस प्रकार से हम अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, सुबह उठ के हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, इन सारी चीजों का ज्ञान हमें कैसे होगा? शिक्षा के माध्यम से। कौन सा विटामिन हमारे लिए लाभकारी है, कौन सा विटामिन नुकसानदायक है, कितना विटामिन हमारे लिए आवश्यक है, किस सब्जी में कौन सा विटामिन मिलता है, यानी किस फल में कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये सारी चीजें हमें किससे पता चलेगी? शिक्षा से ही पता चलेगी, तभी दोस्तों वो हमारे लिए लाभकारी होगी। नैतिकता का विकास, तो दोस्तों नैतिकता का क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, तो वो चीजें हमें पता चलेंगी किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से ही पता चलेगी। व्यक्तित्व का विकास, हमारी पर्सनालिटी का दोस्तों जब आपके अंदर आप एक शिक्षित व्यक्ति बनते हैं तो आपके व्यक्तित्व का निखार आता है दोस्तों, उसमें निखार आता है तो आपकी पर्सनालिटी दिखती है दोस्तों कि वाकई में ये एक शिक्षित व्यक्ति है। जब कभी आप बोलते हैं, जब कभी आप भरे समाज में बोलते हैं, भरी कक्षा में बोलते हैं, तो लगता है कि हाँ यार ये वाकई में शिक्षित स्टूडेंट है, शिक्षित टीचर है, वाकई में ये सही चीजें बता रहा है। तो वो चीज होता है, वो पर्सनालिटी का भी आपका धीरे धीरे विकास होता है, झलकने लगती है कि अरे यार ये शिक्षित व्यक्ति, ये जीनियस व्यक्ति है, वो चीजें। सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, आपके सांस्कृतिक मूल्यों का आपको पता चलता है कि जो हमारे सांस्कृतिक चीजें हैं उनका किस प्रकार से हमें वो करना चाहिए, उनका भी धीरे धीरे आपका विकास होता रहता है। मानसिक शक्तियों का विकास तो होता है दोस्तों, आपकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। सही गलत निर्णय लेने की आपकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, क्या गलत है, क्या अनुचित है, क्या सही है, ये चीजें आपको निर्णय लेना है दोस्तों। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो ये आपकी बुद्धि का विकास होता है धीरे धीरे कि हाँ हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या गलत है, इन सारी चीजों। उत्तम चरित्र का निर्माण दोस्तों, तो दोस्तों शिक्षा से उत्तम चरित्र का निर्माण होता है, तो शिक्षा के माध्यम से आप अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, तो ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों मनोविज्ञान। अब बात करें मनोविज्ञान की दोस्तों, तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ अध्ययन था दर्शन शास्त्र की एक शाखा, जिसका अर्थ था मानसिक दर्शन शास्त्र के रूप में सीमित है, जिसमें मुख्य रूप से आत्मा, मन तथा मस्तिष्क की बात की जाए। मनोविज्ञान दोस्तों पहले आत्मा की बात की गई, मन की बात की गई तथा मस्तिष्क की बात की गई, तो अवश्य था, परंतु वैज्ञानिकता का अभाव था। धीरे धीरे वैज्ञानिकता का प्रभाव मानव क्रियाकलापों बढ़ने लगा, तो यह अध्ययन भी अछूता न रहा। दोस्तों पहले आपके यानी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का अध्ययन दर्शन शास्त्र से की एक शाखा थी,
यानी आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से दोस्तों आपके मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। और दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी जिसको मानसिक दर्शन शास्त्र, मेंटल फिलॉसफी के रूप में सीमित था, जिसमें मुख्य रूप से क्या आत्मा, मन तथा मस्तिष्क की बात की गई। किसमें? आत्मा, मन तथा मस्तिष्क की। और आइए जानते हैं आधुनिक काल में हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मनोविज्ञान ने स्वयं को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। मनोविज्ञान ने क्या किया? धीरे धीरे दोस्तों उन्होंने अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग किया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। एक स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान स्वीकार किया जाने लगा। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मन का विज्ञान। क्या दोस्तों? आपके मन में क्या चल रहा है, बालक के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, वह जानना ही है साइकोलॉजी का अर्थ, यानी मन का विज्ञान कि भाई क्या है इसके मन में, क्या चल रहा है, वही दोस्तों होता है साइकोलॉजी। यानी मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, जो साइकोलॉजी होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपके मन की बात को जान जाते हैं कि आखिर इस बच्चे के मन में क्या चल रहा है, इस बच्चे को क्या समस्या है, सारी चीजें। तो वही हो, मनोवैज्ञानिक शब्द अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी से बना है। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान आंग्ल भाषा साइकोलॉजी शब्द से बना है, जो भाषा यूनानी की थी, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। शाब्दिक भाषा में यानी कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है? आत्मा का ही अध्ययन माना गया मनोविज्ञान, यानी कि साइकोलॉजी। आत्मा का अध्ययन माना गया साइकोलॉजी को। ठीक है दोस्तों, आत्मा का अध्ययन। ठीक है। और मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ माना गया मन का विज्ञान। आंग्ल भाषा में मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ माना गया कि मन का विज्ञान ही क्या है? आपका साइकोलॉजी है, ये चीज कही गई दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबचत ऑफर, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए, मनोविज्ञान का विकास क्या हुआ? तो मनोविज्ञान का एक ऐतिहासिक परिदृश्य बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मनोविज्ञान को यह कहा गया कि यह आत्मा का विज्ञान है, तो आत्मा का अध्ययन लोग करने लगे। किसका? आत्मा का अध्ययन करने। प्रथम अवस्था। द्वितीय अवस्था ये मानी गई कि नहीं, यह मन का विज्ञान है, तो लोग क्या किए? कुछ मनोवैज्ञानिक मन का अध्ययन करने लगे। तृतीय अवस्था की कहा कि नहीं भाई, ये न आत्मा का विज्ञान है, न मन का विज्ञान है, या चेतना का विज्ञान है, ये चेतना का अध्ययन करने लगे। किसका अध्ययन करने लगे दोस्तों? चेतना का अध्ययन करने लगे। किसका अध्ययन करने लगे? चेतना का अध्ययन करने लगे। तो फिर चतुर्थ अवस्था आई, तो उसमें चतुर्थ अवस्था में क्या किए दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन करने लगे। किसका अध्ययन करने लगे? चतुर्थ अवस्था जब आई तो व्यवहार का अध्ययन करने लगे। किसका अध्ययन करने लगे दोस्तों? व्यवहार का अध्ययन करने लगे। जब चतुर्थ अवस्था आई तो व्यवहार का अध्ययन करने लगे। कहे तो पहले प्रथम अवस्था क्या थी? आत्मा का अध्ययन करना स्टार्ट किया। द्वितीय अवस्था में मन का अध्ययन, तृतीय अवस्था में चेतना का अध्ययन, और लास्ट में क्या हुई कि भाई नहीं, न आत्मा का अध्ययन है, न मन का, न चेतना का, यह मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। अब कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे उनके बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के विषय में परिभाषित किया गया, जो कि लगभग 16वीं शताब्दी में प्रचलित था। तो लोगों ने यह माना कि जो मनोविज्ञान है वो किसका है? आत्मा का विज्ञान है। उसमें थे आपके प्लेटो जी थे, अरस्तु जी थे और डेकार्ट जी थे। डेकार्ट, प्लेटो और अरस्तु इसके समर्थक थे। उन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है ये क्या है? आत्मा का अध्ययन है, इसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता है, ये आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट दोस्तों, मन के विज्ञान के रूप में कुछ ने कहा कि आत्मा के विज्ञान रूप में अस्तित्व किए जाने के पश्चात मध्य युग यानी कि 17वीं शताब्दी में दार्शनिक ने मनोविज्ञान को क्या माना? मन के विज्ञान के रूप में माना। और इनके समर्थक कौन थे? आपके पोम्पोलॉजी थे। कौन थे दोस्तों? पोम्पोलॉजी थे। इन्होंने कहा कि न आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान, यह तो है मन का अध्ययन, इसमें हम मन का अध्ययन कहते हैं, यह मन का विज्ञान है दोस्तों। पोम्पोलॉजी थे इसमें समर्थक। नेक्स्ट है दोस्तों चेतना के विज्ञान। तो चेतना के विज्ञान के रूप में मनोवैज्ञानिक ने विलियम जेम्स दोस्तों, सर्वप्रथम किसने? विलियम जेम्स ने वर्ष 1890 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत में मनोविज्ञान को चेतना की अवस्था को अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करने वाला विषय के रूप में परिभाषित किया। यानी इन्होंने क्या कहा? ये विलियम जेम्स ने माना कि मनोविज्ञान क्या है? न मन का है, न आत्मा का है, ये क्या है? चेतना का है। नेक्स्ट आए दोस्तों, इन्होंने, इनके समर्थक कौन थे? वाइस थे, जेम्स सुली थे, विलियम वुंट थे और एडवर्ड ब्रेसफोर्ड थे दोस्तों। ये टिश्नर, ये इन्होंने क्या माना? इन्होंने चेतना का विज्ञान माना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, महाबचत ऑफर। चलिए
व्यवहार के विज्ञान के रूप में। तो देखो कुछ इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान दोस्तों आपका क्या है, व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम जे.बी. वाटसन ने परिभाषित किया। किसने किया? सर्वप्रथम व्यवहार के रूप में जे.बी. वाटसन ने माना इसे। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया। इस दिशा में प्रथम प्रयास में किसने किया? विलियम मैकडूगल ने किया दोस्तों। इसका प्रथम प्रयास किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था दोस्तों, ये चीज है। और जे.बी. वाटसन ने इसे क्या किया था? परिभाषित किया था। नेक्स्ट, इसके दोस्तों समर्थक बात की जाए कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने किसने माना? स्किनर ने माना, पावलोव ने माना, वाटसन ने माना और वुडवर्थ ने माना। ये इनके समर्थक थे आपके। तो देखिए दोस्तों, सोचिए कि मनोविज्ञान कहां से चला, कहां से आके इसकी उत्पत्ति हुई, आत्मा से प्रारंभ हुआ और व्यवहार पे आके टिका दोस्तों। यानी स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। और क्रो एंड क्रो ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव के संबंधों का विज्ञान होता है। इसमें हम अध्ययन करते हैं मानव के व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तित्व के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें हम करते हैं। तो ये थे दोस्तों, इन्होंने अपनी अलग अलग थॉट प्रस्तुत की। और एक दोस्तों पूरा निचोड़, कहते नहीं पूरा निचोड़, इस टॉपिक का पूरा निचोड़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान आत्मा के समर्थक कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? आत्मा के समर्थक यानी किस मनोवैज्ञानिक ने माना कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? तो उसमें विचारक थे आपके प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकार्ट थे। प्राचीन काल में किसने किसने माना? प्लेटो ने, अरस्तु ने और डेकार्ट ने। दूसरा है किसने माना कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है? तो मन का विज्ञान किसने माना? पोम्पोलॉजी ने दोस्तों माना था। पोम्पोलॉजी नहीं, पोम्पोलॉजी जी थे। पोम्पोलॉजी दोस्तों उन्होंने क्या माना? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। चेतना की बात की जाए तो वाइस, जेम्स, सुली, वुंट और टिस्टर ने कहा कि मनोविज्ञान न मन का है न आत्मा का है, ये क्या है? चेतना का विज्ञान है। अब आए व्यवहार का विज्ञान। समकालीन दोस्तों, आधुनिक काल के बाद समकालीन आया जिसमें कि व्यवहारवाद को माना आपके वाटसन जी ने। फिर इनके समर्थक कौन थे? स्किनर जी थे, पावलोव थे और वुडवर्थ थे। इन्होंने भी माना कि मनोविज्ञान न आत्मा का विज्ञान है, न मन का, न चेतना का। यह क्या है? यह व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों इससे प्रश्न बन सकते हैं कि व्यवहार विज्ञान किसने माना आपके मनोविज्ञान को? तो उसमें स्किनर थे, पावलोव, वुडवर्थ और ये थे। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा निचोड़ है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा इन नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा जो आपको कंफ्यूजन होगा। और दोस्तों कल से फिर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास आपकी चलेगी। आज के लिए इतना है। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।